कहते हैं कि किसी जगह अगर दुख, गुस्सा और धोखा सब एक साथ हो तो उससे ज़्यादा भयानक और डरावनी शायद ही कोई दूसरी जगह हो। वो दिन कोई भूल नहीं सकता। मेरठ के उस मोहल्ले में ऋषि और उसकी बीवी नूतन में बहुत प्यार था। एक रात की बात है जब नूतन मायके गई हुई थी। 2 दिन के बाद लौटने का कह के गई हुई थी, लेकिन रास्ते में बहुत बुरे ख्याल आए। उसे ऋषि की बड़ी याद आई तो भागी दौड़ी वापस आ गई और दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें आंसुओं से नम हो गई। नूतन की आंखों के सामने उसका प्यार, उसका ऋषि किसी और के बाहों में था। और दुख तो इस बात का था वो खुश बहुत था, इतना खुश कि उसे भनक तक नहीं लगी। दरवाज़ा खुला था और नूतन सब कुछ देख रही थी। नूतन ने एक लफ्ज़ नहीं बोला और चुपचाप वापस चली गई, उल्टे पांव अपने मायके की ओर। 2 दिन वहाँ रह कर आई। किसी को शक नहीं होने दिया कि दिल में क्या था उसके। ठीक वापस लौटने के बाद ऋषि के दफ्तर से एक दिन आने के बाद उसे उसका मनपसंद खाना बनाकर खिलाया और सोते सोते करवट बदली तो ऋषि के चेहरे पर कुछ लड़ता सा महसूस हुआ। आंखें खोलकर लाइट जलाई तो ऊपर पंखे से नूतन की लाश लटक रही थी, जिसकी पाँव ऋषि के चेहरे से लड़ रही थी। ऋषि को झटका तो बहुत बड़ा लगा, लेकिन दिल ही दिल खुश भी बहुत हुआ। ठीक 1 महीने बाद ही ऋषि ने उसी लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन उसकी शादी टिकी नहीं। शादी के 4-5 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन तकरीबन 10 दिन बाद जब ऋषि और उसकी दूसरी बीवी किसी को दिखाई ना देने लगे और घर से बड़ी भयानक बदबू आने लगी तो पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को खबर की। तो सड़ी गली ऋषि और उसकी दूसरी बीवी की लाशें घर के अंदर से निकली। इतने बुरे हाल में थे उनके लाशें, वो खुद को न पहचान पाते। उस दिन के बाद से मेरठ के जीपी ब्लॉक का यह मकान खंडर हो गया। टूटा फूटा सा आधा बना हुआ मकान लगता था। शहर के 1-2 बड़े हस्तियों ने जगह को खरीदकर कुछ काम शुरू करने की सोची तो बहुत, लेकिन खरीदने के साथ ही किसी को कुछ हुआ तो किसी को कुछ। लेकिन यह बात भी सच थी कि वहाँ पैर रखने के बाद 3 दिन से ज़्यादा बच नहीं सकता कोई। लिहाजा घर की कोई एक भी ईंट तोड़ ना पाया। रात का वक्त था। प्रशांत और रोहित भागे छुपने की जगह ढूंढते हुए इसी खंडर में आके पहुँचे और एक कोने में दुबक के छुप के बैठ गए। दोनों बैठे ही थे जब अचानक प्रशांत और रोहित को एक ऊपर के बरामदे से एक भारी सी टेबल घसीट के ले जाने की आवाज़ आई। दोनों ऊपर के फ्लोर पे गए तो देखा आखिरी कमरा का दरवाज़ा जो था वो खुला था और अंदर एक बेहद हल्की सी रोशनी की लकीर बाहर आती दिखाई दे रही थी। पास पहुंचकर खुले दरवाजे के अंदर झांका तो पाया कि एक कोने में रखी लालटेन जल रही थी। दोनों ने कमरे में झांका तो लालटेन तो दिखी पर कुछ और नहीं दिखा। प्रशांत और रोहित दोनों ही आगे बढ़कर कमरे के अंदर गए और प्रशांत ने लालटेन उठाई तो लालटेन का हैंडल इतना गर्म था कि प्रशांत की हाथ से लालटेन छूट के गिर गया और उसका तेल छलक के पूरे फर्श पर फैल गया, जिससे पूरा फर्श पे धूं धूं करके गिरा हुआ तेल जलने लगा। आग अचानक लगी और ऐसे अचानक फैली कि छोटी मगर तेज लपटों से प्रशांत और रोहित दोनों को पीछे हटना पड़ा। और पीछे हटे तो उस आग में से अचानक एक आदमी और एक औरत की चीखें गूंजने लगी और ध्यान से देखा तो दिखा एक आदमी और एक औरत
उस आग में कुर्सियों से बंधे हुए आग में बैठे हुए थे और चीखे जा रहे थे। प्रशांत और रोहित एक पल को तो वहीं जमकर खड़े हो गए थे। इतनी गर्मी थी वहाँ आग की वजह से, लेकिन फिर भी दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। दोनों ने किसी तरह खुद को संभाला और वहाँ से उल्टे पैर भागे कमरे के बाहर आए। दोनों के बाहर भागते ही सारी आवाज़ें अचानक से रुक गई। डरते हुए दोनों पलटे और देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। अंदर कुछ भी नहीं था, ना वो इंसान ना ही वो लालटेन। दोनों को लगा जैसे उन दोनों के दिमाग पर वैसे ही छुपने की भूत सवार था और शायद इतनी परेशानी की वजह से दोनों को वहम हुआ है। सुस्ताने के लिए दोनों सीढ़ियों पे जाके बैठ गए। बैठे बैठे दोनों ने किसी तरह खुद को संभाला ही था जब अचानक से एक आवाज़ उन्हें सुनाई देने लगी। दोनों को साफ साफ समझ आ रहा था दोनों अकेले नहीं थे उस खंडर में। कोई और भी था जो सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी और अपने गहनों की आवाज़ से बता के आ रही थी कि वो ऊपर आ रही है। दोनों वहाँ जम के बैठे रह गए, बस इसी उम्मीद में कि कोई ना कोई तो दिखाई देगा। लेकिन उस खंडर में कोई दिखा नहीं और वो आवाज़ वो भी बंद नहीं हुई। कदमों की वो आहट आती गई और बिल्कुल दोनों के करीब से होते हुए ऊपर तीसरे माले पर चली गई। प्रशांत और रोहित के पास से निकलकर तीसरे माले पर जाते ही किसी औरत की चीखने की आवाज़ आई। प्रशांत और रोहित भले ही एक माला नीचे बैठे थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ सुना कि इतना चिल्लाने के बाद एक दरवाज़ा खुला और ज़ोर से बंद हुआ और उसके बाद एक दरवाज़ा और खुला और कोई दौड़ा दौड़ा आया और खटखटाते खटखटाते चिल्लाया, नहीं नूतन रुको, नूतन नहीं, नूतन मुझे माफ़ कर दो, दरवाज़ा खोलो नूतन, नूतन दरवाज़ा खोलो। इतनी चीख पुकार होते होते एकदम से अचानक से सारी आवाज़ें बंद हो गई। एकदम मौत जैसी चुप्पी छा गई चारों ओर। प्रशांत और रोहित ने एक दूसरे को देखा और सोचा जब इतना कुछ हो ही रहा है तो अब ये भी देख ही लेते हैं। दोनों लोग धीमे धीमे एक के बाद एक सीढ़ी से ऊपर जाने लगे और ऊपर जाकर देखा तो एक कमरे का दरवाज़ा खुला था और हवा से आगे पीछे हो रहा था। दोनों घबराए हुए तो थे, लेकिन एक साथ थे तो डर कम था। धीमे धीमे उस कमरे तक गए और दरवाजे से अंदर झांका तो देखा अंदर कमरे में पंखे से एक औरत की लाश लटकती हुई थी। प्रशांत और रोहित के पांव जमीन से जैसे किसी ने कील गाड़कर चिपका दिए हो। दोनों बड़ी बड़ी फैली आंखों से उसे देख ही रहे थे जब अचानक से उस औरत की आंख खुली और वो भयानक आंखें बिल्कुल जैसे अपने अंदर भरी गुस्से की आग से प्रशांत और रोहित को जला देना चाह रही थी। प्रशांत और रोहित किसी तरह बेहोशी से जागे और किसी तरह पलटकर भागे और भागने में प्रशांत तो आगे निकल गया, लेकिन रोहित पीछे रह गया। उसके बाद गूंजी उस कमरे में रोहित की एक चीख सुनते ही प्रशांत पीछे पलटा और उसने देखा कि रोहित हवा में ऐसे उठा जैसे उसे किसी ने गर्दन से पकड़कर पूरी ताकत से किसी गोली की तरह ऐसा फेंका जिससे एक खिड़की का कांच फोड़कर उस 3 माले के घर के बाहर जाके गिरा। प्रशांत तुरंत खिड़की की ओर दौड़ा रोहित को देखने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं था। रोहित इतनी बुरी तरह अपनी सर के बल 3 तल्ले से नीचे गिरा था कि शायद उसके गिरते ही मौत हो गई थी। खून से लथपथ रोहित की लाश खिड़की के ठीक नीचे
जमीन पर पड़ी थी। प्रशांत जानता था कि अब यहाँ से भागने में ही भलाई होगी। वो पलटकर तुरंत भागा और जैसे ही प्रशांत दरवाजे के पास पहुंचा तो प्रशांत घिर चुका था। दरवाज़ा सामने होकर भी बंद पड़ा था। प्रशांत को अब मौत का डर था। अपनी जिंदगी के सारे अच्छे बुरे पल उसको एक पल में याद आने लगे थे। एक कोने में बैठकर प्रशांत चुपचाप घुटनों में मुंह छुपाकर डर से धड़-धड़ कांप रहा था कि जाने कब मौत उसे गले लगा ले। अचानक एक और आवाज़ हुई। एक स्विच ऑन हुआ और पंखा आवाज़ करता हुआ धीमे धीमे घूमने लगा। प्रशांत ने नज़र उठाकर देखा तो पाया पंखे से उसी औरत की लाश लटकती हुई और धीमे धीमे घूमते हुए उस पंखे के साथ घूम घूम कर वो लाश नीचे आते जा रही थी। उस लाश की नज़रें लगातार प्रशांत पे ही थी और प्रशांत इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि उसकी चीख तक हलक में अटकी हुई थी। सांस भी ठीक तरह नहीं ले पा रहा था। इतना बुरा हाल था प्रशांत का। प्रशांत अपनी ज़िंदगी के कुछ बचे पल गिन ही रहा था। वो एक ऐसी हालत में था जहां वो जानता था वो बच नहीं सकता, लेकिन एक झटके में मौत नज़र आ रही थी और गुज़रते पल के साथ मौत का धीमे धीमे आना और इतना बेबस होना उसको खल रहा था। वो लाश ठीक प्रशांत के सामने आकर ज़मीन पर उतरी और उसके उतरते ही प्रशांत की आंखों से आंसू बहने लगे। हाथ पैरों से पसीना छूट गया और बदन में भागने तो दूर की बात है, सांस लेने तक की ताकत नहीं बची थी। प्रशांत ने बस आखिरी बार बस ऊपर वाले का नाम लिया और सर झुकाया कि ठीक तभी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ से पता चला कि सवेरा हो चुका है। प्रशांत ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर घूम के देखा तो पाया आसपास कोई नहीं था और सब कुछ ठीक था। प्रशांत ने पूरी जान लगाई और नीचे दौड़ा। सामने उसकी दोस्त रोहित की लाश पड़ी थी। उसके पास से प्रशांत निकला और गेट के पास पहुंचा। इस नरक से बाहर निकलने की एक और कदम बढ़ाने की देर थी, लेकिन किसी ने प्रशांत का पैर पकड़कर खींचा और ऐसा खींचा कि प्रशांत जोर से मुंह के बल गिरा और गिरते ही पीछे पलट के देखा तो ये वही औरत थी जो अभी तक फांसी से लटकी हुई दिख रही थी। इस वक्त वो औरत प्रशांत का पैर पकड़कर मीरठ के उस घर में घसीट रही थी और साथ ही एक जहरीली हंसी हंस रही थी। मीरठ के उस घर में जाने का रास्ता तो कई है, लेकिन वहाँ से वापस आने का शायद ही कोई रास्ता होगा। मैं मिस्टर रॉय और ये था आज का खौफ।